बात जय हिंद, सत श्री अकाल। आज हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री का नेशनलिज्म इन यूरोप पार्ट 2 का नेक्स्ट वीडियो जो है उसको हम देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन है और ये जो है किन के लिए है। ये जो है क्लास 10th के सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों के बच्चों के लिए है। और साथ ही साथ ये जो है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो टीआरई 4 का जो इंतजार कर रहे हैं आर्ट्स पेपर वाले, तो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चैप्टर के रूप में है और बराबर ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो इसको आप लोग है ना, इसके क्वेश्चन एमसीक्यू को आप देखिएगा। हम इसके एक और इसके हम सॉल्यूशन भी हम करेंगे और इसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग अपना इस सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और इसके साथ ही है ना, हम लोग अब पहले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। तो पिछला वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको इसमें किसी तरह का सुझाव है, किसी तरह का आपको परेशानी है, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए और एक एक क्वेश्चन को अपना बेहतर ढंग से देखिए और उसके एक्सप्लेनेशन को देखिएगा। ओके, थैंक यू। तो हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं। ओके, पहला सवाल देखते हैं। हु इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ जर्मनी यूनिफिकेशन? जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो ये आप सभी को पता है कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो ऑटो वन बिस्मार्क ने निभाई थी। ऑटो वन बिस्मार्क जो है विलियम फर्स्ट के चांसलर कह दीजिए या फिर आप प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं, वो थे। इन्होंने ही ब्लड एंड आयरन का पॉलिसी अपनाया और पूरे जर्मन राष्ट्र को एक करने का काम किया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। फ्रांसीसी क्रांति से पहले किस देश पर बोरबोन वंश का, बोरबोन नहीं बर्बन डायनेस्टी है ना, तो विच कंट्री वाज रूल्ड बाय द बर्बन डायनेस्टी बिफोर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन? कह रहा है ना, फ्रांसीसी क्रांति से पहले किस देश पर बर्बन वंश का शासन था? क्या ये थोड़ा मिस्टेक है ना इसके साथ। तो किसका शासन था? तो फ्रांस पर बर्बन जो था वो कहाँ पर था, शासन कर रहे थे? फ्रांस में। जो लुइस 16, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय किनके समय हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन? तो लुई 16 है ना, वो लुई 16 थे उस समय। और उसके बाद फिर ना फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपको हुआ, उसके बाद आपको पता है कि नेपोलियन क्या हो गया, वहाँ का हीरो बना। और नेपोलियन ने ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन को और आगे बढ़ाया और पूरे वर्ल्ड में स्वतंत्रता, संप्रभुता और समानता का नारा उसने दिया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन एम ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन? फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था कि लोग लिबरल हो जाए, लिबर्टी मिले लोगों को, इक्वालिटी हो और फ्रेटर्निटी, यानी लोग आज़ाद स्वतंत्रता मनाना चाहते थे, लोग अधिकारों में समानता चाहते थे और लोग आपस में क्या चाहते थे? भ्रातृत्वपन, अपनापन चाहते थे। और यही मुख्य उद्देश्य था फ्रांसीसी क्रांति का। तो इसलिए सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, विच ट्रीटी रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन? करा है किस संधि ने ग्रीस को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। क्या हो जाएगा? ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। और ये कब होता है? यूनान जो है या ग्रीस कह लीजिए, ये कब आज़ाद होता है? तो ये जा करके आपको इसकी आज़ादी 1832 में पूरी तरह से ये स्वतंत्र होता है। यूनान को और क्या कहा जाता है? क्रेडल ऑफ यूरोप ना, क्रेडल यूरोपीय सभ्यता का पालना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा यंग इटली के स्थापना किसने की? ये पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं, इसका डिस्कशन देख चुके हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। इसका आंसर आप लोग सही कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यंग इटली संगठन की स्थापना किसने किया? हु फाउंड यंग इटली? ओके, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। नेक्स्ट, वियना कांग्रेस कब आयोजित हुई थी? तो ये भी हम लोग का पिछला हो चुका था, तो इसके बारे में ये इसका सही आंसर होगा 1815। और
वियना कांग्रेस का जो मुख्य रूप से जो इसके जो वास्तुकार थे या आयोजन करने वाले जो मुख्य नेता थे, जो लीडरशिप जिन्होंने किया था, वो कौन थे? उनका नाम था मेटरनिक। कहाँ के चांसलर थे? ऑस्ट्रिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए कह रहा है हु वाज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ वियना कांग्रेस। तो अभी हम लोग इसको देखिए, वियना कांग्रेस का मुख्य शिल्पकार कौन था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेटरनिक। ठीक है। वियना कांग्रेस तो ये कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया के राजधानी जो है वियना में हुआ था। और इसके तहत जो भी नेपोलियन ने जो बदलाव किए थे, जो भी चेंजेस लाए थे यूरोप में ना, उन सभी को क्या किया गया? फिर से रिस्टोर किया गया। ठीक है। उन सभी चीजों उनको हटा करके और फिर से राजतंत्र को लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व किसने किया था? तो जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व किस राज्य ने किया था? विच कंट्री लेड द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी? तो बावेरिया नहीं था, प्रूशिया, सैक्सनी और ऑस्ट्रिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रूशिया। प्रूशिया के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। और जर्मनी का एकीकरण कब पूरा होता है? तो इसका सही आंसर है 1871। 1871 इसका सही आंसर होगा 1871। नेक्स्ट, which artist painted the dream of worldwide democratic and social republics? द ड्रीम एंड वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक चित्र किसने बनाया? इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा फ्रेडरिक सोरियन। सही आंसर क्या होगा? फ्रेडरिक सोरियन। अच्छा ये देखिए यहाँ पर लगा हुआ है, इस ये 4 एलिमेंट्स है और ये वो एक पेंट आर्ट, वो पेंट है ना, पेंटिंग्स है जिसके थ्रू है ना फ्रेडरिक सोरियो ने दिखाने का कोशिश किया था, वर्ल्ड को डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक के रूप में दिखाने का प्रयास किया था। ये 4 एलिमेंट्स हैं इसके, यहाँ पर दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा आप। आगे कह रहा है हु बिकेम द फर्स्ट जर्मनी एम्पेयर आफ्टर यूनिफिकेशन। कह रहा है जर्मनी के एकीकरण के बाद जर्मनी का पहला सम्राट कौन था? एक्चुअली क्या है, प्रूशिया के नेतृत्व में यह एक जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। तो जर्मनी के उस समय जो प्रूशिया का जो शासक थे विलियम फर्स्ट, इसलिए जब जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया तो इसके बाद जर्मनी के प्रूशिया के जो राजा थे विलियम फर्स्ट को ही क्या बनाया गया? वहाँ का सम्राट घोषित किया गया था। वर्साय जो ना वर्साय महल था वहीं पर इसको इसकी घोषणा की गई थी। नेक्स्ट कह रहा इटली का एकीकरण कब पूरा? देखिए ये सवाल पिछली बार हम करवा चुके थे। एक्चुअली क्या है, पूरी तरह से बोले तो 1871 होगा। इसका सही आंसर क्या होगा यदि पूरी तरह से बोले तो? लेकिन एक्चुअली क्या है कि नॉर्मली सवाल पूछे कि इसका एकीकरण कब पूरा हुआ, इसका एकीकरण जो है पूरा होता है 1861 में। 1870 में रोम इसकी राजधानी बनती है, रोम है ना, रोम इसका कैपिटल बनता है इटली का। ठीक है, उस पर कब्जा होता है और 1871 में रोम जो है इसको ये राजधानी घोषित करता है लोग 1871 में। ठीक है, इस रोम पर इसका कब्जा होता है 1871 में इसको राजधानी बना दिया था, कैपिटल बना दिया। तो इटली का कैपिटल कौन बन जाता है? रोम। ओके, तो और पूरी तरह से पूछेगा, नॉर्मली साधारण इसी तरह सवाल पूछे इटली वाज फाइनली यूनिफाइड इन, तो 1861। ठीक है, सही आंसर है इसका 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकीकृत इटली का राजा कौन था? तो एक्चुअली क्या है कि विक्टर इमैनुअल सेकंड पिडमोंट और सार्डिनिया का राजा था। तो पिडमोंट सार्डिनिया के राजा के नेतृत्व में ही यह इटली का एकीकरण पूरा हुआ था। इसलिए विक्टर इमैनुअल सेकंड को, जो कि उस समय वहाँ के राजा थे, उनको राजा एक पूरे एकीकृत इटली का, यूनिफाइड जो इटली है उसका राजा बना दिया गया। ओके, और अभी हम लोग देखें कि ये एकीकरण कब पूरा हुआ? 1861। नेक्स्ट, राष्ट्र राज्य का अर्थ है क्या है? तो राष्ट्र राज्य का क्या अर्थ है? तो राष्ट्र राज्य का अर्थ है नेशन। व्हाट डज नेशन स्टेट मीन? तो आपको बताए थे कि नेशन का मतलब क्या है, एक ऐसा लोगों का ग्रुप है ना जो आपस में शेयर कल्चर, अपना कॉमन आइडेंटिटी बाय कल्चर, बाय आर्ट, बाय लैंग्वेज, बाय टेरिटरी, वो एक आपस में
अपना फील करते हैं, अपनापन महसूस करते हैं। तो इस है ना, इसे क्या कहा जाता है? नेशन। जबकि स्टेट क्या होता है? स्टेट के पास फोर एलिमेंट्स होते हैं। स्टेट के पास, स्टेट है फोर एलिमेंट्स: गवर्नमेंट, सॉवरेनिटी, एक और दो और आपको, एक गवर्नमेंट हो गया, सॉवरेनिटी, पॉपुलेशन और टेरिटरी। ये चार चीज जो है, ये स्टेट का क्या है? एलिमेंट्स हैं। और ये चार चीज जो पूरा करता है वो स्टेट कहलाता है। जैसे भारत भी एक स्टेट है। ओके, अगला, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, सॉरी बी नंबर। इसका सही आंसर क्या होगा? बी। अ स्टेट वेयर मोस्ट सिटीजन्स शेयर अ कॉमन आइडेंटिटी। क्या शेयर करेगा? कॉमन आइडेंटिटी। ओके, नेक्स्ट सवाल, अगला कह रहा है विच मूवमेंट डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इन यूरोप। कह रहा है किस यूरोप में संवैधानिक शासन की मांग किस आंदोलन ने किया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? लिबरल मूवमेंट, है ना। लिबरल लोग जो थे ना, वो लोग ही संवैधानिक तरीके से शासन की बात कर रहे थे। और जो पुराना जो मोनार्की सिस्टम था उसका उसको हटा करके नए तरीके से, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को लाने का, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट लाने का प्रयास कर रहे थे। तो और इसका सही आंसर क्या होगा? लिबरल मूवमेंट। इसके मेन जो लिबरल मूवमेंट के जो मेन हेड थे वो बुर्जुआ वर्ग का थे, मिडिल क्लास के लोग थे, वो शिक्षित क्लास के लोग थे, शिक्षित लोग थे, एलिट पर्सन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूरोप में राष्ट्रवाद को किस घटना से प्रेरणा मिली? विच इवेंट इंस्पायर्ड नेशनलिज्म इन यूरोप? रशियन रिवॉल्यूशन। रशियन रिवॉल्यूशन कब होता है? तो रशियन रिवॉल्यूशन है 1917। इसके बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789। ठीक है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कब है? 1914 से 18। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट सवाल जो है विच कंट्री अपोज्ड जर्मन यूनिफिकेशन। जर्मनी के एकीकरण का विरोध किस देश ने किया? तो देखिए जर्मन के उस समय जब वियना कांग्रेस हुआ 1815 में, तो वियना कांग्रेस का जो लीडर जो है वो है मेटरनिक, ऑस्ट्रिया का चांसलर। और ऑस्ट्रिया का चांसलर सबसे ज़्यादा कंजर्वेटिव है, वो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव है। तो वो सबसे ज़्यादा विरोध करेगा जर्मनी के एकीकरण का। ओके, सही आंसर हो गया ऑस्ट्रिया। गैरिबाल्डी किस देश के एकीकरण से जुड़ा था? देखिए, तो गैरिबाल्डी आपको बताए थे, ये एक सेलर थे, नाविक थे। गैरिबाल्डी इज एसोसिएटेड विथ द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इसका सही आंसर क्या होगा? इटली। अच्छा, दक्षिणी इटली जो है ना, आपको बताए थे कि जो दक्षिणी इटली है, ठीक है, साउथ इटली, इसको एकीकृत करने का जो काम है वो गैरिबाल्डी ने किया था। गैरिबाल्डी ने 1860 में एक अभियान, एक एक्सपीडिशन निकाले थे, एक्सपीडिशन ऑफ थाउजेंड्स। और इसके थ्रू गैरिबाल्डी ने साउथ इटली को क्या कर लिया? एकीकृत कर दिया, यूनिफाइड कर दिया। और इसके साथ इन्होंने इसे गिफ्ट भी कर दिया। वहाँ के राजा जो थे, इटली के जो उस समय राजा थे पिडमोंट सार्डिनिया के, वो थे इमानुअल सेकेंड, विक्टर इमानुअल सेकेंड, उनको गिफ्ट भी कर दिया। ठीक है, चलिए। गैरिबाल्डी जो थे एक अपनी सेना बनाते हैं, एक अपनी अपना संगठन बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, रेड शर्ट्स, जिसे लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्लास बिकेम द बैकबोन ऑफ लिबरल नेशनलिज्म। उदारवादी राष्ट्रवाद का प्रमुख आधार कौन सा वर्ग बना? देखिए, तो उदारवादी है, उदारवादी में पीजेंट्स नहीं आएंगे। मिडिल क्लास ना, ये मिडिल क्लास ही आएंगे, जो बुर्जुआ क्लास है या बुर्जुआ भी कहा जाता है इन्हें। ये वो मिडिल क्लास है जो शिक्षित हैं, और इसमें कुछ पूंजीपति भी शामिल हैं। और अधिकांशतः इसमें क्या होंगे? शिक्षित वर्ग है, पढ़ा लिखा वर्ग है, सोच समझ सकता है, और अपने अधिकारों के लिए, है ना, उदारवादी जो लोग हैं ये कार्य करेंगे, संवैधानिक शासन की मांग करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेपोलियन इंट्रोड्यूस्ड, नेपोलियन ने क्या लागू किया? तो नेपोलियन नेपोलियन कोड लागू करता है कब? 1804 में। तो नेपोलियन कोड लागू करता है 1804 में। ठीक है, 1804 में, एक सेकेंड, 1804 में लागू करता है।
सॉरी, क्वेश्चन, ठीक है, इसका आंसर होगा 1804। आंसर होगा 1804 में नेपोलियन कोड लागू होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन विच ईयर वाज द जर्मन एम्पायर प्रोक्लेम्ड, जर्मन साम्राज्य की घोषणा किस वर्ष हुई? तो जर्मन साम्राज्य की घोषणा कब होगी? चलिए आप इसका आंसर बता सकते हैं तो बताइए कमेंट बॉक्स में। अच्छा, इसका सही आंसर क्या होगा? 1871। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेंटिंग द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक वाज क्रिएटेड इन, कर द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक जो चित्र है पेंटिंग्स है वो कब बनाया गया? तो पहले इसका हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। इसको बनाने वाला कौन थे? फ्रेडरिक सेरियो। और ये कहाँ के थे? फ्रांस के। और ये जो थे इन्होंने कब बनाया था इसे? 1848। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नेपोलियन संहिता की विशेषता नहीं थी? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ फीचर ऑफ द नेपोलियनिक कोड? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसको हम लोग देखते हैं। नेपोलियनिक कोड आपको बता चुके हैं, अभी 1804 में आया। ठीक है, वही सवाल है सेम। तो ये देखिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ था, सही है। एबोलिशन ऑफ फ्यूडल प्रिविलेज, इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी सभी को समानता का अधिकार दिया गया, सही बात है। एबोलिशन ऑफ फ्यूडल प्रिविलेज यानी जो जमींदारी प्रथा था ना, उसको हटाया गया। ठीक है, तो उसको है ना, यह सामंती प्रथा जो था उसको हटाया गया था, उसका एवोल्यूशन किया गया था, सही बात है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंच तो ये नहीं था। हमारा सही आंसर क्या होगा? सी नंबर। राइट टू प्रॉपर्टी था, मिला था, लेकिन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं दिया गया था, क्योंकि है ना ये सभी लोगों को मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था। नेपोलियन ने महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं दिया था, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, विच कंट्री लेड द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन, जर्मन यूनिफिकेशन का नेतृत्व किसने किया? तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि प्रूशिया, है ना, प्रूशिया क्या कर रहा था? इसका नेतृत्व कर रहा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, द ट्रीटी ऑफ वियना एम्ड टू 1815 की वियना संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका ये हुआ कहाँ था? वियना में हुआ था। नेपोलियन की हार के बाद, नेपोलियन जब वाटरलू का जब लड़ाई हार जाता है, वाटरलू का जो युद्ध है ना, वो हारने के बाद एक वियना सम्मेलन बुलाया जाता है। ऑस्ट्रिया का राजधानी जो है वियना में, उसका नेतृत्व मेटरनिक करते हैं, और इसका मुख्य उद्देश्य होता है रिस्टोर कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। ओके, नेक्स्ट, विच रिवॉल्यूशन इज नोन एज द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, किस क्रांति को दरवादियों की क्रांति कहा जाता है? तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789, रशियन रिवॉल्यूशन 1978, 17 यूरोपियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1848। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। और देखिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में तो आप लोग को पढ़े ही हैं आप लोग। तो ये 1789 में हुआ था, लुइस 16 के टाइम में हुआ था। और उसके बाद धीरे धीरे फिर है ना ये पूरे यूरोप में फैला धीरे धीरे, और इसका प्रभाव पूरे वर्ल्ड पर इफेक्ट पड़ता है। भारत की आज़ादी में भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन का बहुत योगदान है। और इसके बाद हम लोग एक और बात इस पर ना ग्लोरियस रिवॉल्यूशन पर बात करते हैं। ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के बारे में बताए थे कि ये 1688 में कहाँ हुआ था? ये 1688 में ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में 1688 में। जहाँ देखिए जरूरत पड़ेगा एक्सप्लेनेशन का, हम वहाँ एक्सप्लेन करेंगे चीज़ों को और आपको बताएंगे। ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के तहत 1688 में ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था लागू किया गया था, यानी जो पहली बार है संवैधानिक शासन लागू किया गया था। अब संसद जो है जो पार्लियामेंट है, राजा पार्लियामेंट के अधीन आ गया और उसके अंडर में काम करना शुरू किया गया, यानी पूरी तरह से जो पावर है अब संसद के पास, पार्लियामेंट के पास आ गया। ठीक है, तो ये ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ था, इसे गौरवपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में। ओके, आपका सही आंसर इसमें क्या होगा? किस क्रांति को दरवादियों की क्रांति कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा यूरोपियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1848। ओके, और ये किन वर्गों द्वारा किया जाता है? मिडिल क्लास। ये किसके द्वारा किया गया था? मिडिल क्लास के द्वारा, बुर्जुआ वर्ग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जर्मनी के औपचारिक एकीकरण का प्रतीक कौन सी घटना थी? अच्छा, विच इवेंट मार्क द फॉर्मल यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी? कांग्रेस ऑफ वियना? नहीं, ये नहीं होगा।
प्रोक्लेमेशन ऑफ द जर्मन एम्पायर एट वर्सलस, ये हो गया है ना, ये वर्साई में है ना 1871 में घोषणा किया गया था जर्मन एम्पायर का। सही बात है, यही होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा? बी। ठीक है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन तो 1789 में, और बैटल ऑफ वाटरलू आपको पता है कि ये नेपोलियन और रशिया के बीच हुआ था। ठीक है, नेपोलियन ने आक्रमण किया था रशिया पर। ठीक है, और उसके दौरान ही ये सब घटनाएं घटी थी। ओके, तो इस तरह से ये था इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट 27, हु वाज द रूलर ऑफ सार्डिनिया पिडमोन ड्यूरिंग इटालियन यूनिफिकेशन। इटली के एकीकरण के समय सार्डिनिया पिडमोन का शासक कौन था? तो इटली के एकीकरण के समय पिडमोन सार्डिनिया का जो शासक था वो कौन था? विक्टर इमैनुअल सेकेंड। इसका सही आंसर क्या होगा? विक्टर इमैनुअल सेकेंड। विक्टर इमैनुअल सेकेंड। ठीक, गैरिबाल्डी का ये भी था, लेकिन है ना, ये इसने क्या किया था, साउथ इटली को एक किया था। नेपोलियन थर्ड बाद में जब 1848 में, है ना, 1848 में जब फ्रांस रिपब्लिक बनता है तो वहाँ का जो मेन चीफ है, या आप कह लीजिए वहाँ का जो राजा है, वो किसे बनाया जाता है? नेपोलियन को बनाया, नेपोलियन थर्ड को। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है जनमत संग्रह का सही अर्थ क्या? प्लेबसाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेनेशन द टर्म प्लेबिसाइट? इलेक्शन ऑफ मिनिस्टर्स, नहीं, इसका सही आंसर ये नहीं है। अगला, द वोटिंग बाय पीपल टू डिसाइड एन इम्पोर्टेंट इशू। देख, जब लोगों है ना, ये लोगों का है ना, ये क्या है, एक तरह से ये वोट प्रोसेस है, जिसके थ्रू क्या करते हैं, किसी इंपॉर्टेंट इशू पर लोग अपने मत को, लोग अपने स्वीकृति, कंसेंट को जाहिर करते हैं। कंसेंट और रिजेक्शन दोनों बताते हैं इसमें, लोगों का कंसेंट के बारे में पता चलता है इसमें। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, वोटिंग बाय पीपल टू डिसाइड एन इम्पोर्टेंट इशू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आइडिया बिकेम द बेसिस ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद का आधार क्या बना? ए नंबर, डिवाइन राइट ऑफ किंग्स। बी, लिबरलिज्म एंड कॉमन आइडेंटिटी। सी, कॉलोनियलिज्म। डी, फ्यूडलिज्म। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। इसका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर, लिबरलिज्म एंड कॉमन आइडेंटिटी। राष्ट्रवाद का मुख्य आधार क्या है? बेसिस ऑफ नेशनलिज्म में क्या था? तो ये है लिबरलिज्म और कॉमन आइडेंटिटी, शेयर आइडेंटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रैंकफर्ट संसद कहाँ आयोजित किया गया था? ये देखिए, सेंट पॉल चर्च में आयोजित किया गया था 1870। ठीक है, फ्रैंकफर्ट संसद। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रैंकफर्ट संसद क्यों सफल हुआ? व्हाई डिड द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट फेल? पहला, लेक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम मोनार्की एंड मिलिट्री। सही है, यही सही आंसर है इसका। बाकी और भी ऑप्शन को देखते हैं। लैक ऑफ एजुकेशन लीडर, ऐसा नहीं है। फॉरेन इन्वेशन, कोई भी आक्रमण नहीं हुआ था। इकोनॉमिक डिप्रेशन, ऐसा नहीं है कि आर्थिक अर्थव्यवस्था जो है चरमराने के कारण ऐसा कुछ हुआ था, कुछ नहीं हुआ, ऐसा हुआ था। तो सही, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? निम्न में से सही सम्मिलित युग्म कौन सा है? तो मेटरनिक लिबरल लीडर था, नहीं, कंजर्वेटिव था। बिस्मार्क ब्लड एंड आयरन, सही है, इसकी पॉलिसी क्या थी? ब्लड एंड आयरन, तो इसका सही आंसर यही होगा। नेक्स्ट और भी देख लेते हैं। गैरिबाल्डी, कांग्रेस ऑफ वियना, नहीं, इससे इसका कोई मतलब नहीं। अगला, मेजनी, ऑस्ट्रियन चांसलर, मेजनी नहीं था, ये तो इटली का क्या था, फर्स्ट आर्किटेक्ट था। ठीक है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली का फर्स्ट आर्किटेक्ट कौन सा था? ये मेजनी ही था। ठीक है, तो ये इटली, यंग इटली और यंग यूरोप नामक संस्था का स्थापना किसने किया था? और कार्बोनरी में जो संस्था है, जो सीक्रेट सोसाइटी है, मेजनी उसका मेंबर था। ठीक है, तो इसका ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन है? मेटरनिक था। ठीक है, तो इसका आंसर ये भी गलत है यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोमांटिज्म इनकरेज, रोमांटिज्म ने किसे बढ़ावा दिया? कॉलोनियल रूल को? नहीं, गलत बात है। अगला, नेशनल फीलिंग एंड कल्चरल, सही है। इन्होंने नेशनल फीलिंग को, राष्ट्रवाद की जो भावनाएं हैं ना, जो प्रेम है ना, उसको बढ़ाया। कल्चरल आइडेंटिटी, जो हमारा जो जो हमारी सांस्कृतिक जो पहचान है, उसको बढ़ाने में हमारा क्या किया? रोमांटिज्म ने मदद किया। कैसे? क्योंकि इसके थ्रू फोक सॉन्ग, फोक डांस, पेंटिंग्स, बहुत सारे चीज़ जो है ना, आर्ट्स हैं,
जो उसके थ्रू क्या कर कंट्री को रिप्रेजेंट करना, बहुत सारे जो दंत कथा है उसके द्वारा लोगों में है ना राष्ट्रवाद की भावना, जो ना देश के प्रति प्रेम की भावना को बढ़ाना था। तो रोमांटिज्म में इस तरह से हुआ। एब्सोल्यूट मोनार्की तो नहीं होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी नहीं होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? नेशनल फीलिंग एंड कल्चरल आइडेंटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which European power controlled a large part of northern Italy before unification? इटली के एकीकरण से पहले पहले उत्तरी इटली के बड़े भाग पर किसका नियंत्रण था? इटली के एकीकरण से पहले उत्तरी इटली के बड़े भाग पर किसका नियंत्रण था? तो देखिए, जो वियना कन्वेंशन था, वियना कांग्रेस जो था 1815 में जो हुआ था, उसके थ्रू इटली को 7 भागों में बांट दिया गया था। इटली को कितने भागों में बांट दिया गया था? 7 भागों में। पिडमोंट सार्डिनिया जो है उसको वहाँ के जो लोकल राजा थे उसको दे दिया गया था, इटली के ही राजा को दे दिया गया था। जबकि बगल का जो 2-3 जो प्रांत था वो लोम्बार्डी, वो किसको दिया गया था? वो कौन रख लिए थे? ऑस्ट्रिया। ठीक है। और इसके बाद एक जो है परमा, मोडेना और टस्कनी, ये भी एक क्षेत्र जो था है ना वो पोप को दे दिया गया। एक क्षेत्र जो था स्पेन के कुछ राजकुमारों को मिल गया, रसमोइन के राजाओं को मिल गया। इस तरह से जो ना जो इटली है, इटली का जो मेन पार्ट था ना, जो बहुत बड़ा जो उपजाऊ जो लैंड था, फर्टाइल जो था, लोम्बार्डी, वहाँ वो पूरा फर्टाइल लैंड है उसको। और एक है ना एक वेनेशिया ना, एक लोम्बार्डी और वेनेशिया, दो जो मेन जो पार्ट थे नॉर्थ इटली के, वो कौन रख लिया था? है ना, खुद ऑस्ट्रिया ने रख लिया था। ठीक है, तो इस पर उसका कब्जा था। चलिए, इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द जलवेरिन? जलवेरिन का मुख्य महत्व क्या है? देखिए, जलवेरिन जो है उस समय इकोनॉमिक एक यूनिफिकेशन के रूप में आप कर सकते हैं, ये आया था। हुआ क्या था कि उस समय आप जब नेपोलियन ने आक्रमण किया था जर्मन राष्ट्र पे उस समय, तो नेपोलियन ने उस 300 छोटे छोटे 300 से ज़्यादा भी जो पार्ट थे, अलग अलग जो राजा शासन करते थे, उसको उसने केवल 39 स्टेट्स का फेडरेशन बना दिया, जर्मन फेडरेशन के रूप में बना दिया। किसने? नेपोलियन ने। वहीं से जर्मनी की एकीकरण की शुरुआत होती है। तो आपसे यदि पूछा जाए कि जर्मनी की एकीकरण की शुरुआत, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी स्टार्टेड बाय, है ना, या नेपोलियन। ठीक है, वो अनजाने में नेपोलियन बोनापार्ट से शुरू हो गया। ठीक है, और इसके बाद 39 जो स्टेट थे उसके, वहाँ से अलग अलग हर स्टेट से गुजरने पर व्यापारियों को अलग अलग का टैक्स देना पड़ता था। तो इसके लिए व्यापारियों ने मिल करके ना, जो प्रूशिया के नेतृत्व में एक संगठन का निर्माण हुआ, उसका नाम था जालवेरिन। ये क्या था? संगठन जो है उसका नाम है जालवेरिन। ठीक है, इसका जो स्थापना है 1834 में किया गया था। कब किया गया था? 1834 में। इसका तो सही आंसर क्या होगा? कस्टम्स यूनियन प्रोमोटेड जर्मन इकोनॉमिक यूनिटी। ठीक है, अब क्या था कि इसके थ्रू क्या था कि पूरे जालवेरिन, पूरे जर्मन जो क्षेत्र है ना, वहाँ क्या होगा, एक ही बार टैक्स देना है और उसके बाद क्या होगा, हर इक्वल रेट से ही क्या होगा, सामान उसका बिकेगा। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्लास मेनली डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड नेशनल यूनिफिकेशन? कर संवैधानिक शासन और राष्ट्रीय एकीकरण की मुख्य मांग किस वर्ग ने किया? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नोबिलिटी ने किया। नोबिलिटी क्यों करने जाएगा? कलर की नहीं, ये भी नहीं। मिडिल क्लास, ये बुर्जुआ है ना, बुर्जुएस जो थे उन्होंने क्या किया, डिमांड किया। स्लेव कहाँ के थे? बाल्कन क्षेत्र, याद कीजिए। जो स्लाव थे या स्लेव जो थे, है ना, कहाँ के थे? स्लाव जो थे आपको बाल्कन क्षेत्र के थे। ठीक है, बाल्कन प्रॉब्लम में आप लोग को पढ़े हैं आप लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, राष्ट्रवाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेशनलिज्म इज करेक्ट? इसका सही आंसर होगा, पहले स्टेटमेंट हम लोग पढ़ के देखते हैं। इट वाज वीकेंस नेशनल यूनिटी। गलत बात है। नेशनल यूनिटी को ये क्या करता है? कम करता है, कमजोर करता है, नहीं। इट इज इट इज अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग टू अ कॉमन नेशन विथ शेयर्ड आइडेंटिटी। सही है, ये क्या करता है, ये किससे जुड़ा हुआ है? कॉमन नेशन, और जो कि जो क्या हो, शेयर आइडेंटिटी हो, है ना, अपनी पहचान क्या हो करता, साझा करता हो, उससे जुड़ा हुआ है। तो ये आंसर तो सही है, लेकिन हम और भी ऑप्शन को चेक करते हैं। इट मीन्स ओनली लॉयल्टी टू अ किंग, नहीं, ऐसा नहीं है। इट बिगैन आफ्टर वर्ल्ड वार टू,
ऐसा बने। तो सही आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा, किस युद्ध ने जर्मनी के एकीकरण को अंतिम रूप दिया? देखिए, द क्रिमियन वॉर आपको बताए थे 1853 से 54 में हुआ था, जबकि ऑस्ट्रो प्रुशियन वार आपको बताए थे 1866 में, सेडोवा। और फ्रांक है ना, फ्रैंको प्रुशियन जो वार था 1870 से 71 में हुआ था, ठीक है। और फ्रैंकफर्ट ट्रीटी के द्वारा ये क्या हुआ था, इसको मामला को सुलझा लिया गया था 1871 में, ठीक है। और ये जो था, ये था सेडोन वार, है ना, ये सेडोन वार कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसका सही आंसर क्या होगा? सी नंबर। नेक्स्ट, अब जो है इसको आप देखिएगा, जो सेकेंड है ना, आप चैनल को आप क्या कीजिएगा, यदि आपको अच्छा लगे, ठीक है, तो आपको जो जो कमेंट करने के लिए बोला गया, कमेंट कीजिएगा, इस पर कमेंट भी कीजिएगा, जरूर जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल में यदि पहली बार आप देख रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, जितना ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। ओके, इस और कमेंट जरूर करें, ठीक है। ये चैनल है और इसमें हम कुछ मैप्स को भी हम जोड़ के रखे हैं। ये है यूनिट यूरोप का मैप हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, ये हो गया है ना बाल्कन क्षेत्र का जो था, है ना, इसमें कौन कौन से कंट्रीज आते हैं बाल्कन क्षेत्र में? स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोर्ज है ना, बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया, मोंटेग्रो, कोसोव, बुल्गारिया, मेसिडोनिया, टर्की, ये सब आते हैं सब, ठीक है। नेक्स्ट, ये यूनाइटेड किंगडम का लगा दिए, इंग्लैंड हो गया, वेल्स हो गया, ठीक है। ये फिर आपका स्कॉटलैंड है, आयरलैंड है, ठीक है, नॉर्दर्न आयरलैंड है, तो ये सब हम लगा चुके हैं, मैप दे दिए। यहाँ पर एक वर्ल्ड मैप भी दे दिए हैं, ठीक है। इसको आप लोग देखिएगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।